बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में जो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, काफी एग्रेशन दिखाते हैं, मार पिटाई पर आते हैं, या मामूली सी बात जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है उनमें ज्यादा। लेकिन माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चे को क्या है, उठा के या तो पीरू फकीरों के पास ले जाते हैं और वहां उनको और पिटवाते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं आज की मुलाकात प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से। मंशियात की बेखनी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर काम किया जाता है। हर समाज का हर वो तबका इस सिलसिले में परेशान और ज्यादा तकलीफ में रहता है कि कैसे इस परेशानी से निजात हासिल की जाए। इसी सिलसिले में हमने आज मदऊ किया है डॉक्टर वारिस अहमद जरगर साहब को, जो कि एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है और जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ओसीडी है, इन तमाम चीजों के हवाले से आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका आज की मुलाकात प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बताइएगा कि जो सब्सटेंस अब्यूज है, यानी कि मंशियात का जो इस्तेमाल है, हमारे नौजवान इसमें पड़े हुए हैं, आए रोज डेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तो क्या लगता है आपको कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसे वजूहात हैं जो इस चीज के पीछे हैं और कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं? शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। हम बात करेंगे सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में। ये मंशियात पहले से ही हमारी सोसाइटी में थे, लेकिन अब जितनी जितनी तरक्की हो रही है, दिन ब दिन सिविलाइजेशन ज़्यादा एडवांस हो रही है और अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को कंटेक्ट, जैसे लोगों को एक्सपोजर मिलता है बाहर जाने का और चीज़ें, तो उस वजह से विद टाइम जहाँ के यूथ को और एक्सपोजर हो गया। और बहुत सारे रीजंस और भी होंगे। तो पहले यहाँ पे कॉमन था कैनबिस, इट वाज नॉर्मल। तो यहाँ पे कैनबिस था पहले। तो हम 1.44 लाख मर्द हजरात जो है वो कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं और 36,000 फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं जो कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे इस हवाले से। हाँ, तो कैनबिस पहले था, तो उस हिसाब से हम कहते थे उनको एडमिट बाकी चीज़ें, और कैनबिस से जो अदर डिसऑर्डर्स होते थे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, तो उनको हम ट्रीट करते थे। लेकिन जैसे हम देखेंगे 2015 के बाद सिनेरियो जैसे चेंज हो गया अब्रप्टली, जैसे 2015, 16, 17, 18 के, तो यहाँ पे नए नए ड्रग्स इन्फ्लक्स होने लगे। जैसे हम देखते हैं हीरोइन, मतलब हीरोइन इतना कॉमन हो गया, इट्स लाइक ये बूम हो गया अब्रप्टली। तो इसमें ये इश्यूज और बढ़ गए जो हमें एज ए कम्युनिटी फेस करने पड़े। इससे इलनेसेस कम्युनिकेट हो जाती हैं। जैसे किसी ने नीडल ये किया प्रिक, तो फिर उसकी नीडल कोई और यूज़ करता है, तो उससे हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होता है उस पेशेंट को, फिर उसकी फैमिली को हो जाता है। ऐसे जो हम आजकल सुनते हैं, बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, वहाँ पे उस यूथ की डेथ हो गई अब्रप्टली, कल शाम को सोया, सुबह उठा ही नहीं। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697474444। हम नहीं बोलेंगे एवरी टाइम के ये इससे ओवरडोज से हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी यूथ में डेथ होती है, तो अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से इस चीज़ के बारे में पूछोगे, दे विल से कि आप कार्डियक इलनेस बढ़ गई है, लेकिन पहले तो ना थी हमारे यूथ में ये कार्डियक इलनेस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती हैं। अगर हम बोलेंगे कि ओवरडोज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं थी कैनबिस के साथ, उसके साथ थी बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, लेकिन डेथ नहीं होती थी। वी आर लूजिंग आवर यूथ ना, जो हमें बहुत प्रोडक्टिव यूथ है, वी आर लूजिंग देम। एंड ये बहुत वाइल्ड फायर की तरफ फैल गया हमारी कम्युनिटी में। जैसे इट डिड नॉट स्पेयर एनी ऑफ द कम्युनिटी। ये हर एक प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, हर कोई ना, जैसे इसने बहुत तेजी से। इमहैंस ने एक सर्वे की और उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कश्मीर ने अब पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये बात ऑलमोस्ट अगर हम बोलेंगे ठीक, ये बात सच है। बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ना, जो 5th, 6th, 7th में, दे हैव नॉलेज अबाउट दिस थिंग एंड दे डू ड्रग्स। ठीक है, ये बहुत कॉमन हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ
बहुत हार्ड ड्रग्स और आने लगे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास क्या छोटे बच्चे भी जो बहुत अंडर एज के होते हैं वो भी आपके पास आते हैं एज ए पेशेंट? बहुत। हमें 7th का एक लड़का था, उसने ही हैड टेकन एवरीथिंग 7th, तो फिर भी एज है 5th में कोकेन जो हमें बहुत कॉमन था, ये नहीं था यहाँ पे। क्या वालिदैन के हवाले से वालिदैन के तई कोई गफलत बरती जाती है, अपने बच्चों पर नजर नहीं रखी जाती, या हमारा समाज ही अब ऐसा बन गया है? नहीं, अगर हम देखेंगे तो काजेस बहुत सारे हैं। अगर हम मेजरली काज देखेंगे तो जब हम छोटे थे तो इशू ये था कि हमें पेरेंट्स नज़र रखते थे जी। लेकिन आजकल ये हो गया है कि पेरेंट्स वर्किंग होंगे या बिजी होंगे अपने दुनिया में, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली की साइड से। देन दे गो फॉर दीज थिंग्स। दूसरा चीज़ें हैं पेयर प्रेशर। जब देखता है एक फ्रेंड को करते हुए ड्रग्स, तो वो उसको बोलता है अगर आप नहीं करोगे तो यू आर नथिंग, आप ये हो, फेलियर हो, तो उस वजह से। तीसरा, जितना मीडिया ने ये, जैसे हम देखेंगे मूवीज़ या जितना एक्सपोजर यहाँ के यूथ बाहर गए, उन्होंने देखा वहाँ पे हीरोइन, कोकेन, बाकी चीज़ें यूज़ होते हुए। क्या आपको लगता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल अदा करता है, इसको, इस चीज़ को हाईलाइट करने में, इस चीज़ को, या देखिए अगर हम बात ना करें तो क्या करें? क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस बारे में बात ही ना करो। अगर हम बात नहीं करेंगे, जैसे लोगों का कहना होता है कि मीडिया इसको बहुत ज्यादा हाइप देती है और मीडिया की वजह से ये घर घर तक पहुंचता है। अगर हम मीडिया के जरिए ये तमाम चीजें लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम गुनहगार नहीं हैं? ये वो नहीं है वो मीडिया, इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट मीडिया। जैसे हम देखते हैं ना मूवीज, ये सीरियल होते हैं, जब वहाँ से पहले हमें नेट नहीं होता था, बहुत स्लो प्रोसेस होती, तो यूट्यूब या बाकी ये OTT प्लेटफॉर्म नहीं थे अवेलेबल। आजकल इजीली अवेलेबल है, नेट भी स्पीड फास्ट है, तो जब बच्चे देखते हैं वहाँ हीरो जो होता है, मैन कैरेक्टर होता है मूवी का या किसी सीरियल का, व्हेन ही इज इंडल्जिंग इन दिस थिंग एंड दे थिंक परहैप्स इट्स लाइक इफ वी डू ड्रग्स इट्स लाइक टू बिकम हीरो। इट्स नॉट अबाउट दिस मीडिया। आपका तो रोल है अवेयरनेस से ही तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको रिहैब में डाला जाता है, रिहैबिलिटेशन होती है, उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं और वो ठीक हो जाते हैं कुछ देर तक, और जब वो घर जाते हैं रिलैप्स कर जाते हैं, फिर से वापस उन्हीं चीज़ों में आते हैं। तो क्या वजूहात हैं? उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर हम पहले देखें, हमें नहीं है कश्मीर में कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ प्रोफेशनल्स उसको मेंटेन कर पाएंगे। अगर हम इमान्स की बात करें, इट्स एडिक्शन सेंटर। वहाँ पे एक्यूटली किसी को जैसे इमरजेंसी होगी, एडमिट करेंगे 5-10 दिन, ही इज़ ऑफ द ड्रग्स, तो इट्स लाइक कि आप एक वाइल्ड एनिमल को केज में रखते हो बंद, तो यू डोंट डू एनीथिंग, फिर उसको फिर से छोड़ते हो जंगल में, तो वो थोड़ी भूल जाएगा शिकार करना। ही हैज़ टू अगेन रिलाई ऑन दोज थिंग्स। देयर शुड हैव बीन सम ना कोई अच्छा सा उसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए था, उसको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए था, और हमारे पास नहीं है रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे कश्मीर में। तो क्या लगता है आपको होना चाहिए? और इट्स नीड ऑफ आवर। इस टाइम इट डजंट सर्व एनी पर्पस। आप किसी को बंद रख के जेल में रखोगे या रूम में बंद रखोगे, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें की जानी चाहिए कि एक ड्रग एडिक्ट या जो एक सब्सटेंस अब्यूजर जो है वो किस तरीके से अपने आप को एक आम शहरी की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ही शुड कंटेक्ट द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इट शुड नॉट बी लाइक मैनेज्ड बाय इनसे ना जो नॉन प्रोफेशनल्स होंगे। दूसरा ये है कि इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे रूट काज है कि फैमिली का सपोर्ट विड्रॉ। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को पैसे देते हैं, उनको लगता है शायद इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, बट जब बच्चे को पता ही नहीं पैसे को क्या करना है, पैसे बहुत आ रहे हैं, तो ही उसको तो ये मिलता है एक इवेंट वहाँ जाने का, रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो एक वो है कि पेरेंट्स की गफलत बहुत है। जी, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं इसमें, जैसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट है वो ड्रग एडिक्शन के पेशेंट को देख रहा है, सब्सटेंस अब्यूजर है, वो पेशेंट्स जो है वो उनको रेफर नहीं करते, जैसे आप जैसे माहिरीन के पास उनको रेफर नहीं करते, क्या आपको लगता है कि इसमें वो भी इन्वॉल्व हैं? ड्रग एडिक्शन के जैसे पेशेंट नहीं जाते हैं बाकी स्पेशलिटीज़ के पास, बट अदर्स मेंटल इलनेस के केसेस जो है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट डिप्रेशन, जो डिप्रेशन एक इलनेस है, बाकी इलनेस भी बहुत। डिप्रेशन के बारे में भी थोड़ा बताइएगा, नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इसके बारे में बहुत अवेयरनेस चलती रहती है, हमारा टेलीमनहाज भी है, यहाँ से प्रोग्राम्स भी होते हैं, बट मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड ऑफ आवर है वो है वी डोंट नीड टू अवेयर पीपल। हमें डॉक्टर्स को अवेयरनेस देनी है, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जैसे हम देखते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अब नए आए हैं न्यूरोसर्जन, वो भी इसमें उन्हें टांग डाली है।
एक पुराना डिक्टम था, आइज कांट सी व्हाट माइंड डजंट नो। जब आपको पता ही नहीं है कि व्हाट यू आर ट्रीटिंग, तो इट्स ऑफ नो पर्पस। आप किसी पेशेंट को ऐसे बोल रहे हो, कोई फॉर एग्जांपल आपको कुछ ये लगा चेस्ट में पेन, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हो, उसने आपको किया इको, TMT, बाकी सभी टेस्ट नॉर्मल है, देन ही सेज कि ना आप ये दवाई ले लो, ये आपके हार्ट के लिए है। बट इट्स राइट ऑफ पेशेंट को पूछना है डॉक्टर को मुझे क्या है। अब आप इतना गूगल कर रहे हो, आजकल इतना अवेलेबिलिटी है, अगर उसने लिखा है आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, यू हैव टू आस्क हिम कि आप नहीं हो इसके डॉक्टर, मुझे प्रॉपर डॉक्टर के पास रेफर करो। इस वजह से ऐसे अगर हम देखेंगे न्यूरो सर्जन, अब जो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नए हैं, यूथ ऑल्दो दे आर वेल अवेयर, वो अपने सुपर स्पेशलिटी जो ब्रांच होता है उसमें बराबर फिक्स रहते हैं। जो हमारे सीनियर हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में रहे हैं, आई कैन से कि जो अपनी क्लास के अपने टाइम के टॉप रैंक के जो थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट, दे डू लॉट ऑफ माल प्रैक्टिस विद आवर पेशेंट्स, बट इन पेशेंट्स के साथ जैसे अदर देन ड्रग एडिक्शन, यानी कि जो बाकी डिप्रेशन, मैनिया वगैरह में, बाइपोलर के हवाले से थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, काफ़ी एग्रेशन दिखाते हैं, मार पिटाई पर आते हैं, या मामूली सी बात जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है उनमें ज़्यादा, लेकिन माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चे को क्या है, उठा के या तो पीरू फकीरों के पास ले जाते हैं और वहाँ उनको और पिटवाते हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से बताइएगा। देखो, अगर हम बात करेंगे, हर साइकेट्री इलनेस को डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। अगर हम बाइपोलर इलनेस की बात करें, इसमें एक फेज होता है मैनिया। डिप्रेशन हम सबको पता है, दिल नहीं काम में लगता है, बेकरारी होती है, सुकून नहीं होता, इंसान को लगता है कि इससे बेहतर मरना ही है। उसके बरक्स जो मैनिया एक इलनेस है वो टोटल अपोजिट है। उसमें इंसान को लगता है बस मैं ही हूँ, मुझे पावर है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, उसको कोई बात बर्दाश्त नहीं होते हैं। वो या तो हाइपर रिलीजियस हो जाएगा, सिर्फ नमाजों की तरफ होगा, या तो उसको पैसे खरीद, वो रेकलेस स्पेंडिंग करेगा, वो ऐसे ही पैसे उड़ाएगा लोगों पे, फजूल चीज़ें लाने में, घर वालों को परेशान करेगा। अगर कोई एडल्ट होगा तो वो लड़ाइयाँ करता है, उस मैनिया फेज में एनर्जी भी बहुत होती है। अगर छोटे बच्चे को मैनिया होता है तो उनको क्या होता है कि वो मत 5-6 आदमियों को मार सकते हैं, तो वो इम्पल्सिवली फिर गुस्से में आके सुसाइड करते हैं। मैनिया में बहुत सुसाइड्स भी होती है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें मैनिया ही एक फेज होता है इस बाइपोलर में? नहीं, बाइपोलर तभी तो बोलते हैं एक फेज मैनिया है, एक डिप्रेशन है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है जी। जितनी लाइफ जाती है आगे आगे, किसी तो जैसे स्ट्रेसर्स कुछ आते हैं लाइफ में, कभी मैनिया हो जाता है, जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, स्लीप डिप्राइवेशन हो गया, या ये दवाई मिस की, खाना नहीं खाया, रात में जगराता किया, तो ये तमाम चीजें इसको ट्रिगर करते हैं। और ये चीजें कि इट शुड हैव बीन मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स जैसे साइकियाट्रिस्ट हैं, बिकॉज उनको पता है कि कौन बाइपोलर है, कौन नॉर्मल डिप्रेशन है। क्योंकि कभी ऐसे हम जाते हैं डिप्रेशन लेके किसी और स्पेशलिटी के पास, तो आपको वो एंटी डिप्रेशन पे डालता है, तो एंटी डिप्रेशन ये कहता है कि वो पेशेंट को मैनिया में कन्वर्ट करता है। अक्सर लोगों की एक मिथ है, लोगों का एक मानना है कि अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स खाएंगे, अगर हम ये दवाइयाँ खाएंगे, नफ्सियाती दवाइयाँ खाएंगे, तो हमें आदत लग जाएगी इनकी। हाँ, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछी। देखो, अगर हम बात करेंगे जो मेंटल इलनेस हैं, जैसे आपने बाइपोलर बोला, ऐसे बहुत सारी इलनेस हैं जी। तो जो हमारे पुराने डॉक्टर्स हैं, दे आर स्टिल इन 1800s। वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस लिखते हैं, MDP लिखते हैं, वो तो 1800 की बात है। अब हर साल चेंज होती रहती है और नए नए डिसऑर्डर्स आते हैं जी। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करेंगे, इट्स लाइक क्रोनिक इलनेस जो होते हैं, लाइफ टाइम इलनेस, ऐसे ही होते हैं मेंटल इलनेस। जैसे हम शुगर की बात करें, प्रेशर की बात करें जी, इसी तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऐसे ये भी इलनेस है, तो इनसे कोई डैमेज नहीं होता है अगर हम प्रोफेशनल से ले लेंगे ये दवाई, बिकॉज दे नो कि कब कौन सा टेस्ट करना है, कब हमें डोज कम करना है, कब बढ़ाना है जी। तो उस वजह से ये मिथ है, ये कम्युनिकेट होता जा रहा है। अगर आप जैसे किसी इस मिथ को कैसे खत्म किया जाए, लोगों में कैसे ये चीज, लोगों को इस चीज से कैसे आशना किया जाए, कैसे रोशनास किया जाए कि जो मतलब डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होती हैं, ये इनसे आदत नहीं लगती, जबकि ये आपको बेहतर करता है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आदत बनने की। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हर पेशेंट का, आदत। तो अगर हम बात करेंगे, खाना भी तो हम रोज खाते हैं, तो हम मत बोलते हैं हमें खाने की आदत हो गई है। जैसे जिसको किसी को ब्लड प्रेशर है, वो तो ब्लड प्रेशर की दवाई रोज लेता है, शुगर वाला ऐसी ये साइकेट्रिक इलनेस के जो ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स हैं, वो भी ऐसी आदत हम तब बोलते हैं व्हेन यू आर एडिक्टेड टू दैट थिंग। एडिक्टेड मीन्स कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हो मजे के लिए, ठीक होने के लिए नहीं,
नहीं, हाई होने के लिए और आपको हर टाइम इंक्रीज करना पड़ता है डोज। जैसे आज आपने 2 टैबलेट से फर्क हो गई, कल 10 लेने, फिर 20 लेने, वो होती हैं आदत। अदरवाइज दे आर नीड, किसी को इलनेस है उसको ट्रीट करना ही करना है। अगर आप शुगर वाले को ऐसे ही बोलोगे जाओ आप ट्रीट ही मत करो, तो अक्सर शुगर पेशेंट्स में भी डिप्रेशन पाया जाता है, बहुत ज्यादा उनमें ये होता है, उनकी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शुगर पेशेंट्स होंगे, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनको क्या करना चाहिए? मेंटल एक्सरसाइजेस कुछ हैं उनके लिए? क्या दवाई के बगैर भी वो ठीक हो सकते हैं? क्या शुगर की दवाई के साथ साथ उनको वो दवाई खानी चाहिए? अगर माइल्ड टू मॉडरेट कुछ इलनेस होगी, जैसे डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, वो साइकोथेरेपी से भी कंट्रोल हो सकता है। काउंसलर के पास जाएंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। इसमें भी अब इशू है, अब हर कोई बन गया है साइकोलॉजिस्ट। इसके लिए डिग्री होनी चाहिए थी, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसने किया होता है एमफिल या पीएचडी या मास्टर्स। अब किसी ने एमए किया है सिंपली जनरल साइकोलॉजी में, जैसे उर्दू में इंग्लिश में करते हैं, दे कॉल देमसेल्व्स एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपने अच्छी बात पूछी कि ये रुझान कैसे हम खत्म करेंगे। ये सिर्फ अवेयरनेस से करेंगे। हमारे कश्मीर में एक ट्रेडिशन है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवाएं लिखी, फिर आप मेडिकल शॉप वाले को बोलते हो ये किस चीज के लिए है। मतलब इसका मतलब डॉक्टर पे आपको भरोसा नहीं है। मेडिकल शॉप वाले को ही नहीं, आप गूगल पर भी चेक करते हैं, गूगल पे, और हर एक को पूछते हो और हर कोई किसी की सजेशन लेते हो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपको मकान बनाना होगा, आप इंजीनियर मैसन को लाओगे, आप मत सड़क पे उठा के किसी को भी लाओगे हमें मकान बनाना है जी। ऐसे ये है, इट्स योर मेंटल हेल्थ, सो डोंट गो ऑन। कोई आपको बोलेगा इससे ये होगा, जितनी इंपॉर्टेंट हमारी फिजिकल हेल्थ है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ भी है, लेकिन लोग इसको उतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है ना। दे टेक ओपिनियंस फ्रॉम नॉन प्रोफेशनल। जैसे किसी फीमेल को लिखा, वो को दवाई हमने दी, वो दूसरी फीमेल आके बोलेगी इनमें ये मसला है ना, इन मेंटल इलनेस में, ये मत दिखती है बाहर से जी। बाहर से तो इंसान को हटा कटा दिखता है, हटा कटा इंसान है, हर कोई क्या बात है, हर किसी के पास ओपिनियन होता है, आप तो ठीक हो, आप ये करो, आप वो करो। तो अनलेस कि इसको इतनी सीवियरिटी है, ये उसी इंसान को पता होता है, जहाँ आग जलती है उसी इंसान को पता होता है कि क्या इलनेस होती है। बिल्कुल। इसलिए ऐसी नॉन प्रोफेशनल सजेशन लेना, मैं तो इवन कहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर भी आपको अदर देन साइकियाट्रिस्ट ये बोले कि ये दवाई मत खाओ, डोंट गो विद हिम। आई हैव मेनी पेशेंट्स, मैं बोलूँगा आपको, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टॉप रैंक के थे, वो पेशेंट्स को बोलते हैं मत जाओ इनके पास, ये पागल करेंगे। वहाँ से हमारी दवाएं ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ से वही दवाइयाँ लिखते हैं जो आप लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैनिफेस्टेशन होते हैं। जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो सबसे पहले हमें ये मैनिफेस्ट होता है गैस्ट्रिक अपसेट, ठीक है, हमें म्यादे में, तो वो जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। तो कुछ ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं जो मिसगाइड करते हैं, जो मैं ओल्ड वाले हैं जी जी, तो नए वालों को अच्छी अवेयरनेस है, बट ये है कि वो फिर कॉपी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी वैसे ही बनेंगे। दिस इज द प्रॉपर टाइम जहाँ पे हमें वी नीड टू एजुकेट डॉक्टर्स जी जी, स्पेशली सुपर स्पेशलिस्ट। अगर कोई जनरल फिजिशियन, तो क्या आपको लगता है कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, यानी कि महकमा सेहत को, शोबे सेहत को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च करने चाहिए, उनका इनेकाद करना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स भी अवेयर हो जाएं, साथ में अगर वो अवेयर लोगों को करते हैं तो डॉक्टर्स को भी अवेयर होने की जरूरत है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन एनहांस करते हैं टाइम आफ्टर टाइम, ये मेडिकल ऑफिसर्स को लाते हैं, बट थिंग इज प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हमें ज़्यादा इनसे है, सुपर स्पेशलिस्ट से। जैसे हम देखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये टॉप, क्योंकि ये अपने फील्ड में माहिर होते हैं। जब आप किसी, हमें कश्मीर में है ना, जो हमें चीज़ नहीं आती है उसी में टांग डालते हैं जी, तो हमें वो शुड ऑलवेज थिंक अबाउट पेशेंट। अगर इसको प्रॉब्लम है, जाए अच्छे इसके डॉक्टर के पास, गेट हिम ट्रीटेड। हाँ, तो आपने बीच में डायबिटीज़ की बात की, डायबिटीज़ में भी बहुत कॉमन है डिप्रेशन। अगर हम देखेंगे जितनी रिसर्च हुई है एमांस में या आउटसाइड वर्ल्ड में, 60 to 80% डायबिटीज़ वालों को डिप्रेशन होता है, कोमॉर्बिड उसके साथ। सो अगर माइल्ड मॉडरेट होगा तो इट कैन गो विद काउंसलिंग। खवातीन के लिए एक वो टैबू सा है, खवातीन जो सब्सटेंस अब्यूजर्स हैं उनके लिए एक टैबू है समाज में, वो जा नहीं सकती हैं, वो ओपीडी नहीं जा सकती, वो एमहांस नहीं जा सकती, या उनको लोग बातें करेंगे, उन्हें छुप छुपा कर जाना पड़ता है। तो क्या समाज को इस चीज को एड्रेस नहीं करना चाहिए? क्या वो बीमार नहीं है? क्या हम उसको बीमार नहीं कहेंगे? ओब्वियसली फीमेल्स में ज़्यादा रिस्क है मेंटल इलनेस की। जब वो शादी करते हैं उसके बाद ज़्यादा रिस्क होता है फीमेल को डिप्रेशन में जाने का। एक फीमेल को बहुत स्ट्रेस से जाना पड़ता है, प्रेगनेंसी का, घर छोड़ के शादी कर, फिर पोस्टमार्टम पीरियड, और फिर घर भी संभालना। शी इज़ एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दीज मेंटल इलनेस आफ्टर मैरिज। सो लेकिन अगर हम देखेंगे अब अच्छा रुझान बढ़ा है, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए, अब आते हैं पेशेंट्स, फीमेल्स भी ओपनली
आते हैं, तो वो बात नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक टाइम, इसमें बहुत टाइम लगता है, बट इसमें नहीं है कोई हम जेंडर बेस पे इसको ये करेंगे डिस्क्रिमिनेट जी। इट्स इक्वली मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर कोई लड़की है, कोई खातून है, कोई लड़की है, कोई टीनेजर लड़की है जो किसी तरीके से इस लत में पड़ गई, अब वो बीमार हो गई, क्योंकि हम उसको बीमार कहेंगे, हम उसको ये नहीं कहें ये एक बीमारी है, क्योंकि हम उसको बीमार कहेंगे, हम नहीं समझेंगे ना कि ये बीमारी है जब तक हम ये बोलेंगे ना कि ये खराब लड़की है, ये खराब लड़का है, इसको घर में तरबियत नहीं हुई है, ये इलनेस है, ये इलनेस। जैसे हम डॉक्टर शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इलनेस, दिस इज डेफिनेटली इलनेस। तो अगर हम इसको ट्रीट नहीं, ये वो इलनेस है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, इसमें ज़्यादा सपोर्ट, ये दवाइयों से नहीं ठीक होते, इसमें बहुत सोशल सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली पहले फैमिली उसको ये करती हैं क्रिटिसिज्म, उससे वो ज़्यादा इसमें आ जाता है। अगर हम देखेंगे कोई फीमेल ड्रग एडिक्शन है, एक तो पहले फैमिली उसको लाएगी नहीं ट्रीटमेंट करने के लिए, बिल्कुल वो मर जाएगी, वो मर जाएगी, मतलब जितना रिस्क मेल को है इतना फीमेल को भी है, ठीक है। तो अगर फैमिली आप सपोर्टिव होगी फिर सोसाइटी से ताने मिलते हैं, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी ठीक, बट ये सिर्फ अवेयरनेस से होंगे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट, जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी ना किसी पेशेंट को, तब तक हमारी इलनेस का कोई फायदा नहीं है जी। वारिस साहब, ये स्किज़ोफ्रेनिया भी एक बीमारी होती है, इसके हवाले से भी बताइएगा, और साथ ही साथ ओसीडी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों में। स्किज़ोफ्रेनिया आपने बहुत अच्छी बात किया, जब भी हम किसी गेस्ट को कहीं कन्वर्सेशन में देखते हैं तो दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉक अबाउट डिप्रेशन, तो डिप्रेशन कॉमन है, सबको पता है, बट स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी इलनेस है, अगर हम बात करेंगे जैसे मेंटल इलनेस को हम दो क्लास में करेंगे, एक तो वो है जिसमें इंसान को पता होता है मैं बीमार हूँ, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी। दूसरी इलनेस होती है इंसान को लगता है नहीं मैं ही ठीक हूँ बाकी सब बीमार हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है शक होना, शक मतलब फैमिली मेंबर्स के खिलाफ शक हो जाता है, एक इंसान को कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ बातें करते हैं, हम सब में इतनी लड़ाई होती है। अगर आप देखोगे कम्युनिटीज में कितनी लड़ाई होती है, कोर्ट में केस पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये इलनेस है। वो बोलते हैं ताइज के इसने ऐसा किया, हमेशा मेरी बातें। उनको जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो पहले एक तो आइसोलेट करना रहता है अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, उसको लगता है सब मेरे दुश्मन हैं। यहाँ किसी स्पेसिफिक इंसान के खिलाफ होता है कि ये मेरी बातें करता है, ये मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है। तो इस हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता डिटोरेट हो जाता है, सोसाइटी उसको फिर जैसे डिलीनेट ही करती है। तो दूसरे कॉमन है बहुत जो मैरिज में हम देखते हैं आजकल, जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं, ये इनफिडिलिटी, मतलब हस्बैंड को वाइफ पे शक हो जाता है, मतलब इसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या वाइफ को हस्बैंड पे शक हो जाता है कि इसका एक्स्ट्रा, तो वो फिर बहुत कॉशियस रहती हैं, फोन किसने किया। एट टाइम्स में पेशेंट होते हैं वो खिड़कियां को ये लगाते हैं, कील वील, रात को कोई आता है तो ये। अच्छा, आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो रात में खिड़कियों को कील लगाकर सोते हैं कि कोई हमें झांक रहा है, कोई वहां से कोई आ रहा है मेरी वाइफ के पास या कोई मेरे हस्बैंड के पास आ रहा है, ऐसे भी पेशेंट्स आपने देखे? ऐसे बहुत केस होते हैं। ये मैक्सिमम कोई ऐसा डिफरेंट केस बताइए जो आज जिससे आप बिल्कुल हिल गए होंगे, आपने सोचा होगा कि ऐसा भी होता है हमारे समाज में। देखो, अगर एक पेशेंट थी, एक फीमेल, उसका हस्बैंड अच्छा इज गुड, रिच है, बाकी चीजें, बट वो जाते हैं, उन्होंने बहुत साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया है, वो आउटसाइड कश्मीर भी गए, आउटसाइड इंडिया भी गए ट्रीटमेंट के लिए। कंप्लेंट्स वो नहीं बोल रही थी एक्चुअली रियलिटी क्या है। उसने एक बार उसको हज पे भी लिया, वहाँ कसम करवाया कि आपका किसी के साथ अफेयर नहीं है, हस्बैंड को ना खाना काबा के साथ टच करा, फिर अजमेर भी लिया, कुरान पे हाथ रखते। लेकिन अगर आप उनको कितना भी बोलोगे वो नहीं यकीन करेंगे, उनको एक बार शक बैठ गया दिमाग में, क्योंकि उसकी स्किज़ोफ्रेनिया वाले हो जाते हैं लैंड। तो वो टाइम तक मैं भी ट्रीट करता रहा उसको डिप्रेशन, क्योंकि वो अपनी बात नहीं बोल रहे थे। फिर उसने बोला कि रिसेंटली हम अजमेर से आए, इसने मुझे वहां पे बात कराई, ये कसम कराया, लेकिन फिर भी ये यकीन नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला किस चीज का कसम? तो बोला ऐसे कि मेरा अफेयर है। मैंने ऐसा कभी हुआ? तो बोला नहीं। फिर मैंने उसको ट्रीट किया ऐसे कि उसने बोला मेरा कि मेरी वाइफ का? ना, वाइफ को शक था हस्बैंड पे। और वाइफ ही अपने हस्बैंड को लेके गई हज पे कि आप कसम करा। और ये भी तो फिर जब उसको क्या उस लाइन पे ट्रीट किया, वो बहुत इम्प्रूव, आजकल वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अब वो अकेला भी जाता है, वो उसको जाने भी देती है, अब उसको शक भी नहीं होता। ये आपकी लाइफ, आपके करियर में एक ऐसे बहुत केस आते हैं, इससे बहुत मुश्किल केस है ये ऐसे ना, जस्ट केम टू माय माइंड। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जैसे बहुत अनयूजुअल प्रेजेंटेशन होते हैं, बिकॉज दे विल नॉट कम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे इस पे शक है जी। एक तो वो हस्बैंड के सामने बोल भी नहीं सकता है ना जी। तो दूसरी चीजें हैं कि
उनको शक नहीं, उनको यकीन होता है, तो लेकिन हम ऐसे बातों से नहीं ठीक कर पाते। घर वाले एक मतलब खानदान में अगर किसी को कैसे एक घर वाले को पता चलेगा कि उनका बच्चा या उनके घर का कोई फर्द डिप्रेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया में, ओसीडी में है या किसी ऐसी बीमारी में है जो नफ्सियाती है? कुछ सिम्टम्स हैं जो हम इजीली पिक कर पाते हैं। अगर आप डिप्रेशन की बात करोगे वो तो इजीली एक इंसान को खुद भी पता होता है कि आप कल तक नॉर्मल थे, इसने कुछ महीनों से या हफ्तों से ये अलग अलग रहने लगा है, ये इंटरेस्ट नहीं है अपनी पढ़ाई में या अपनी जो काम कर रहा था जी। जैसे सोशो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हो गई, खेलने में अब इंटरेस्ट नहीं है जी। तो एट टाइम्स इट्स इजीली पिक्ड अप, जैसे डिप्रेशन होगा। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें, अगर आप देखोगे जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक तो वो अपने आप से ही बातें करता है या खुद ही हंसता है क्योंकि उसको कानों में लगता है आवाज़ें हो रही है, तो और वो शक करता है, वो शक की निगाह से हर इंसान को देखता है, फिर कपड़े अच्छे से नहीं पहनता है, नहाता नहीं है, तो विद टाइम वो इजीली वो मुत ह्यू बना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में वहाँ चोगल इलाके में एक शख्स जो था जो बिल्कुल एक इसी सूरत हाल में था, जबकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था और वो सिर्फ वो जमा करता था लोहे की चीज़ें, कूड़ा जमा करता था। स्किज़ोफ्रेनिया की प्रेजेंटेशन इंसान को लगता है हर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उस वजह से वो लाते हैं लिफाफ, कुछ भी जो सड़क पे मिलेगा, टिन के होर्डिंग उसको बोलते हैं, होर्डिंग ओसीडी में आता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये कॉमन है, तो वो कलेक्ट करते हैं, उनको लगता है हर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे वो अंबार बना के रखते हैं घर में, तो घर वाले उनको ले जाते हैं इन्हीं के पास, जैसे फेथ हीलर्स के पास वो तो हर एक को बोलते हैं आपको जिन है, आपको ताइज है, होते हैं जिन ताइज वो भी हैं, लेकिन बट आप हर किसी को नहीं बोल सकते हो कि इसको भी है इसको भी है, अनलेस कि जब वो ट्रीट, जैसे अगर आप उस चोगल का केस बोलते हो, अगर उसको ट्रीट किया होता प्रॉपर टाइम पे तो, या उससे पहले भी वो एक डंडा लेकर वहाँ शोपियां साइड में वो भी डंडा लेकर घूम रहा था, जो भी सामने आया उसको उसने मार पिटाई लगाई, हर एक को मारता गया, पीटता गया। अगर इन पेशेंट्स को वालिदैन ने, इनके घर वालों ने वक्त पर इलाज के लिए जो है अस्पताल में दाखिल कराया होता है, साइकियाट्रिस्ट हर जगह अवेलेबल हैं, वो पुराना ज़माना था जब हमें स्टेट में 1-2 साइकियाट्रिस्ट होते थे, आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 साइकियाट्रिस्ट हैं, पर यही इशू है, एक तो स्टिग्मा का है कि लोग ऐसे बोलेंगे, दूसरा अवेयरनेस का, मतलब अवेयरनेस लोगों में नहीं डॉक्टर्स में, क्योंकि डॉक्टर देखते हैं ना एटिपिकल प्रेजेंटेशन, इसको क्या है, टेस्ट से भी नॉर्मल है, ये है, जाओ आपको कुछ नहीं है, मतलब ये इजी होता है बोलना जाओ आपको कुछ नहीं है, तो डीप डाउन फिर घर वालों को भी लगता है डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, तो फिर वो पीर के पास ले जाते हैं, तो वो मिसमैनेज हो जाते हैं। एट टाइम्स मैंने देखा एक मेनिया पेशेंट था, बहुत जवान अच्छा था, तो उसको लिया था पीर के पास, उसने उसको आयरन राड से मारा था, सीधे बात करो जिन बाहर निकालो, तो सर पे मारी थी, वो 25, उसकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। आप पूरा खुलासा कर सकते हैं ताकि हमारे नाजरीन भी ये खुलासा सुने, ये कहानी सुने जो हकीकत पर मबनी है, और उन्हें भी इस चीज़ से एक सबक मिले कि क्या कुछ होता है, ये फेथ हीलर्स के पास, पीरों के पास जाने से क्या कुछ मामलात होते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जैसे अगर डिप्रेशन होगा या कुछ और इलनेस होगी तो उनको ताइज वाइज दे के वो हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी इलनेस है खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केस होते हैं जैसे यही स्किज़ोफ्रेनिया होगा, जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे, मेनिया में होगा। आपने कहा कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसको पीर के पास लेके गए थे। हाँ, तो मेरे पास मैं बोल रहा हूँ उसकी डेथ हो गई पीर के पास लेके, क्योंकि मेनिया में था, उन्होंने बोला इसको कोई जिन पजेस कर, क्योंकि उसको एनर्जी थी, पोजीशन में है। हाँ, तो उसने उसको मारा बहुत पहले, जब मैंने एक बार देखा था एक पेशेंट को, उसको पीठ पे वो थे निशान आयरन के रॉड के गरम रॉड मारी थी। फिर जब मैं सोपोर का एक लड़का था, तो फिर उसको पीर के बाद उसने उसको बहुत मारा, वो क्या बोल सकते मेरे पास जिन है ये है वो, तो उसने उसको सर पे फिर मारना स्टार्ट किया, उसने इतना जोर से टॉर्चर किया कि वो बोलने पर फिर लोग खुद ही मजबूर हो जाते कि हाँ जी हाँ मैं जिन हूँ। वो होता मैं कह रहा हूँ इस केस का, तो उसको सर पे मारा, उसको इतना ब्लीड हुआ, वो मर गया वहाँ पे, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। वो पीर को फिर लिया जेल वेल, तो लेकिन अल्टीमेटली लाइफ इज लॉस हो गई, तो वो कांट गेट इट बैक। जी। तो इस वजह से इसमें बहुत अवेयरनेस है कि अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर लगे घर, जैसे आप नॉर्मल हो घर में बैठे हुए, कुछ भी डिविएशन है नॉर्मल से, तो इट्स एबनॉर्मल है ना, तो यू कैन गो, इसमें नहीं है कोई मसला कि आप जाके डॉक्टर से पूछ सकते हो ये मत है कोई इलनेस, तो इसमें कोई खा लेगा आपको, इसमें नहीं है कोई इशू। तो वो इस वजह से उनको रखते हैं ऐसे ही, एक तो स्टिग्मा है, लोग बोलेंगे ये गए साइकियाट्रिस्ट के पास, अब इसकी शादी नहीं होगी, अब इसका ये नहीं होगा, तो उस वजह से हम ज़्यादा फ़ायदे से ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, एक तो सोसाइटी को भी और इस पेशेंट को भी। जी, नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस इलनेस को समझे कि ये बीमारी, नफ्सियाती मसाइल जो होते हैं ये वाकई में होते हैं, इसके लिए पीरों फ़कीरों के पास जाने से गुरेज करें, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, वहाँ अपना
इलाज कराएं? ना गुरेज नहीं करना है, जाना है, लेकिन इट शुड नॉट बी कि वो आपको बोलेगा दवाई बंद करो। अगर जैसे किसी का फेथ है हम मत उसको रोक सकते हैं, किसी को पीर पे भरोसा है तो साइड बाय साइड वो ये ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करे। क्योंकि क्या हुआ है हमारी कम्युनिटी में आजकल हम एस्केपिज्म ढूंढते हैं, हमें होना चाहिए फरार चाहते हैं, हमें चाहिए कोई जिस पे हम ब्लेम डालें। जैसे किसी पीर के पास जाए, किसी सीरो पीर के पास, पहले पीर के पास जाने से पहले उसके बारे में इंक्वायर करना है। हर टाइम्स होता है कि वो खुद बीमार होता है, ठीक है, बिल्कुल, जैसे हमने देखा, और उनको क्या पता ये क्या बोल रहे हैं, तो उन बेचारों को अपनी दुनिया है। तो पहले देखना पीर पहले नमाज पढ़ता है, ईमान है, शरीयत के हिसाब से चल रहा करता है या नहीं, तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, सफाई पाकी है, सब कुछ, नमाज टाइम पे पढ़े, क्योंकि नमाज तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ ना हुई तो जी हम इंसानों को कहाँ से होगी, और वो भी मस्जिद वाली नमाज। तो एट टाइम्स ये होता है। तो इसमें मैं जनरली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि पीर के पास जाना, जाओ, इसमें नहीं, इट्स योर फेथ, तो लेकिन जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो कराओ डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से, क्योंकि कभी ये इलनेस बहुत लॉन्ग टर्म लेती हैं। आप देखते हो कितने लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में, या ड्रग एडिक्शन में कितना हमें ये हो गया है, कितने डेथ्स, कितने यूथ हमें लूज हो गए। तो या एपिलेप्सी, हाँ, सीजर डिसऑर्डर ना, लारन, तो इसका ये पुराने ज़माने से है कि इसको ये है जिन आता है, ये तो इसमें भी डेथ हो जाती है बहुत पेशेंट्स की। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल ओपिनियन लेने में देयर इज नो तस्मिशन कहाँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बार आप ले जाओ, अगर डॉक्टर बोलेगा नहीं इसको नहीं, वो डॉक्टर नहीं, मतलब जनरल डॉक्टर, बिकॉज एक इशू है, हर चीज को डील करने के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्टर है, क्योंकि साइकियाट्री का एक्सपोजर बहुत कम होता है एमबीबीएस में। एमबीबीएस के बाद हमारी स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती हैं, तो फिर उतनी नॉलेज नहीं होती है साइकियाट्री की, बिकॉज ये एमबीबीएस में एक छोटा सा ब्रांच होता है 3-4 मार्क्स का, इसलिए हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। सो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई ऐसी बोले फिजिशियन या कोई सर्जन ऐसे इसको कुछ नहीं है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में, ये ओपिनियन लेने में देयर इज नो हार्म। अगर आपको पीर के पास ले जाते हो फर्क नहीं हो रहा है तो लाओ डॉक्टर के पास। और अगर आप जा रहे हो पीर के पास, ठीक है, जाओ, लेकिन दवाई बंद मत करो, क्योंकि रिलैप्स इसमें बहुत कॉमन है। जैसे आप महीने की बात कर रहे थे, वो एक फेज रहता है, उसमें वो इतना नुकसान करता है, फजूल खर्ची करता है, तो उसमें आप इतने पैसे तो खर्च कर रहे हो, आप इसमें क्या इशू है, आप पीर को ये दे रहे हो 20-20, 40-40 हज़ार, तो इसमें एक ओपिनियन लेने में क्या इशू है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी भी अबनॉर्मल लगे, जैसे डिविएशन है नॉर्मल से, तो उसमें नहीं इंसान को शर्माना चाहिए, उसमें नहीं है कोई हर्ज कि आप जाओगे डॉक्टर के पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया।